हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो रीजनिंग के एक टॉपिक डेटा सफिशिएंसी पे कम्प्लीटली कंसंट्रेट होने वाला है। इसमें मैं यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यू में 1995 से लेकर 2023 तक जितने भी रीजनिंग के जो डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको मैं कंपाइल करके एक डिटेल में सॉल्यूशन देने वाला हूं। इससे पहले भी मैं रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज कैलेंडर प्रॉब्लम पे एक वीडियो बनाया था, वो भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही में मैंने रीजनिंग का मैराथन सेशन भी किया था जो लगभग 11 घंटे का है, जिसमें मैंने कंप्लीटली पीवाईक्यू लगभग 350 से ऊपर पीवाईक्यू सॉल्व कराया है। अब मैं उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके आपको दे रहा हूँ, बिकॉज इसका मेरा पर्पस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को रीजनिंग का कुछ टॉपिक स्ट्रांग होगा, कुछ टॉपिक आपका वीक होगा। तो जनरली जो बड़े वीडियोज होते हैं उसमें उन्हें सेग्रीगेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिस कारण से मैं हर एक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए उसको कंपाइल करके उसका ट्रिक्स, उसको सॉल्व करने का तरीका एंड अप्रोच वो बता रहा हूँ। तो आप जाके आपको जैसे कन्वीनियंस लगे वैसे आप देख सकते हैं, पूरा मैराथन सेशन देख सकते हैं, या मैं पार्ट वाइज जो डाल रहा हूँ वो देख सकते हैं। साथ ही में रीजनिंग के अलावा मैंने नंबर सिस्टम एज वेल एज पीएनसी पे भी मैराथन सेशन किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब बिना लेट के डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे कि ए इज ओल्डर देन बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक चार्ट बना लेंगे। ये है एज का चार्ट है कि अगर आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपका एज बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये कन्वेंशनल आप याद करके रखिए कि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। और इसमें मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ऐसे क्वेश्चंस जैसे जो ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5 वाला है ना, सो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको रैंडमली चेक नहीं करना होगा। सो ये ट्रिक मे भी आपको पता हो या मैक्सिमम चांस है कि आपको ये नहीं पता होगा। ट्रिक मैं बताता हूँ, देखिए। पहला है ए इज ओल्डर देन बी, मतलब ए कहीं इस तरफ होगा और बी का पोजीशन लगभग पीछे होगा, बिकॉज हम लोग माने हैं कि राइट साइड जो है उसका एज ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, तो सी डी का सेम एज है। तो ए बी के रिलेशन में सी डी कहाँ हो सकता है? सी डी हमारा यहाँ हो सकता है, क्योंकि मैं एक वर्टिकल लाइन में लिख रहा हूँ बिकॉज सी डी का एज सेम है। सी डी यहाँ भी हो सकता है, सी डी यहाँ भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट, ई इज द यंगेस्ट, मतलब ई को यंगेस्ट बना देना, एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे लिख देना है। ठीक है। देन एफ इज यंगर देन डी, तो एफ जो है वो डी से यंगर है। तो ये जो सी डी का हम तीन पोजीशन बनाए हैं, तीनों जगह एफ को हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वो डी से यंगर है, मतलब सी डी दोनों से यंगर होगा क्योंकि सी डी बराबर है। देन एफ इज ओल्डर देन ए। अब देखिए ये तीनों कंडीशन तो हम लोगों ने लिख लिया। अब कौन से कंडीशन पे आपको दिख रहा है कि एफ जो है ओल्डर देन ए है? सो ये कंडीशन आपको दिख रहा है कि एफ जो है वो ओल्डर है ए से। इसका मतलब है ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा, ये जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा जो बच गया है वो अरेंजमेंट ऐसा बच गया है, ई, बी, ए, एफ और सी और डी। ठीक है। तो मतलब हमें इन पांचों से पता चल पा रहा है, हमें निकालना क्या है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। मतलब ओल्डेस्ट पर्सन हम निकाल पा रहे हैं इस पांचों स्टेटमेंट से। पहला हमारा स्टेप ये हुआ कि हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निकाल पा रहे हैं कि सी डी आर द ओल्डेस्ट। अब एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि कैसे पता चलेगा कि कितना स्टेटमेंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले देख लेंगे कि टोटल वेरिएबल कितना इंक्लूड है। ए बी सी डी ई एफ, 6 वेरिएबल है, तो 6 का आप सिंपल सा चार्ट बना लेंगे। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए ध्यान से स्टेप फॉलो करते जाइए। अब जैसे जैसे कुछ कुछ हमारा एक एक स्टेटमेंट उठाते जाइए। ए इज ओल्डर देन बी, तो ये जो स्टेटमेंट है और ए और बी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा, तो ए बी को जोड़ दीजिए। ठीक है। सी डी आर ऑफ सेम एज, मतलब सी डी के बीच रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा, सी डी को जोड़ दीजिए। जहां पर ये जोड़ते जाइएगा और जहां पर ऐसा आपको पता चले कि पूरी कनेक्शन बन चुका है, मतलब हर एक हमारा 6 वेरिएबल है, तो ए से हम लोग पूरा बी के पास भी पहुंच जा रहे हैं, सी डी ई एफ सबके पास पहुंचा जा रहा है, मतलब सबके पास कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गया है। तो इस केस में आंसर वहीं रुक जाएगा, लेकिन अभी तक ए बी और सी डी ही जुड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे, ई इज द यंगेस्ट। ई यंगेस्ट का मतलब है ई के बारे में बता दिया गया है कि ई एफ से भी रिलेटेड है, एफ से भी यंगेस्ट है, ए बी सी डी ई और एफ पांचों से ई यंगेस्ट है, मतलब पांचों से रिलेशन इसका स्टेब्लिश है। तो इस कारण से ना कि ग्राफ मेसी ना हो जाए, ई को हम लोग थोड़ा साइड रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ई का रिलेशन सबसे है, तो ई को हम ऐसे भी हम लोग केवल एक स्टेटमेंट से हम ई तक पहुंच सकते हैं किसी के भी थ्रू। अब नेक्स्ट जाते हैं, एफ इज यंगर देन डी, तो एफ और डी को मिला देंगे, एफ और डी के बीच में रिलेशन है। अभी भी देखिए ये जो दो सेट है, ए बी का सेट है और एफ
सी डी एफ का सेट है, दोनों अभी मिला हुआ नहीं है, अभी भी हमारे पास मतलब हम बता नहीं सकते सबके बीच का रिलेशन, ठीक है। ओल्डेस्ट हम नहीं बता सकते, ओल्डेस्ट में हमें सबका रिलेशन चाहिए। देन लास्ट जब यूज करेंगे एफ इज ओल्डर देन ए, तो अब एफ और ए का जो स्टैब्लिश हो गया, अब देखिए अब ये वाला जो लाइन बन गया, इससे क्या हो गया कि अब पूरा पूरी हम लोग कनेक्ट हो गए हैं। अब ए के द्वारा हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ए से बी पे भी जा सकते हैं, ए से एफ जा सकते हैं, डी जा सकते हैं, सी जा सकते हैं। इसका मतलब है अगर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो गया जितने भी स्टेटमेंट के बाद, मतलब उतना ही स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा। तो इस केस में देख रहे हैं कि पांचों स्टेटमेंट यूज करने के बाद हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर पांचों स्टेटमेंट हमारा जरूरी होगा आंसर देने के लिए, ठीक है। ये आप जल्दी जल्दी मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए लेट लिया, लेकिन आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अप्रोच मैं एक दो क्वेश्चन पे और यूज करूंगा कि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई इन द फैमिली, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई एंड बी का रिलेशन निकालना, ठीक है। ई बी में रिलेशन निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो ए एंड बी आर द मैरिड कपल, ए बी जो है मैरिड कपल है, ठीक है। ए बी को हम मैरिड कपल बाद में हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डी इज द फादर ऑफ सी, हम लोग जनरेशन को वर्टिकल डिनोट करेंगे, जो ऊपर लिखेंगे ये फर्स्ट जनरेशन होगा, मतलब वो एक जनरेशन ऊपर होगा, जो उससे नीचे होगा ये सेकंड जनरेशन होगा, ठीक है। तो अगर डी इज फादर ऑफ सी है तो डी यहाँ होगा और सी नीचे होगा, इस और डी के ब्रैकेट में एम लिख देते हैं, मतलब मेल, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे जैसे मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा। ये इससे क्या समझ में आ रहा, डी फादर है, सी जो है ये नहीं पता है कि इसका सन है कि डॉटर है, लेकिन डी फादर है, एम से हमें पता चल गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ई इज डी का डी सन, तो ई बना लेंगे बिकॉज सेकेंड वाला हम लोग ये माने थे जनरेशन वाइज हम लोगों ने वर्टिकली डिवाइड किया था, तो नीचे वाला जनरेशन बट ऑब्वियस है कि बेटा बेटी ही होगा और ऊपर वाला जनरेशन फादर मदर होगा, तो ई सन बोला गया है, तो ई के आगे एम लगा देंगे, मेल। ए एंड सी आर सिस्टर, तो ए सी सिस्टर है, इसका मतलब है ए बी डी का ही सन या डॉटर होगा, सिस्टर बोल दिया है मतलब फीमेल है, तो ये ए भी फीमेल हो गया, सी भी फीमेल हो गई, ठीक है। और यहाँ ए भी हमारा कपल दिया हुआ था, मैरिड कपल, सो ए भी मैरिड कपल हो जाएगा, बी मतलब अगर ए फीमेल है तो बी मेल हो गया। सो हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट 1 2 and 3 आर सफिशिएंट, 1 3 and 4 आर सफिशिएंट, ऑल आर रिक्वायर्ड, ऑल 4 आर नॉट सफिशिएंट। तो अब देखते हैं जो सेम लॉजिक हम लोगों ने यूज किया था, सेम लॉजिक यूज करते हैं। हमारे पास कितना रिलेशन है, ए बी सी डी ई 5 है, ठीक है। तो हम लोग 5 का ये चार्ट बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखिए हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, ए बी आर मैरिड कपल, मतलब ए बी कनेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डी मतलब हमें देखना नहीं है क्या लिंकेज है, बस देखना है किस किस में लिंकेज है, डी और सी कनेक्शन है सेकंड में, ठीक है। थर्ड में ई और डी का कनेक्शन है, देखिए थर्ड होते होते भी अभी पूरा कनेक्टेड नहीं हुआ हमारा, और फोर्थ ए और सी में कनेक्टेड है। ए सी जैसे कनेक्ट हुआ, अब देखिए पांचों कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है हमें चारों स्टेटमेंट चाहिए आंसर देने के लिए। ये क्लियर हो गया आपको कि हम लोग कैसे ये वाला ग्राफ बना के हम लोग क्लियर करते हैं कि कितना स्टेटमेंट हमको जरूरत है आंसरिंग के लिए, ठीक है। ये आपको बहुत जरूरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 4 स्टेटमेंट टुगेदर, ऑप्शन नंबर सी इज रिक्वायर्ड। इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल कहीं भी आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, एक बार अगर ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लिए तो सब क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्वेश्चन है इज पी ग्रेटर देन क्यू, ये क्वेश्चन है कि क्या पी ग्रेटर देन क्यू है कि नहीं। तो इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट से दोनों में से कोई भी एक परफेक्ट आंसर निकाल पाए, तब मतलब ये दोनों स्टेटमेंट या अलोन सफिशिएंसी वाला केस आएगा। चलिए अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। हम हमेशा ऐसा चीज करेंगे ना कि स्टेटमेंट 1 को सेटिस्फाई करवाएंगे और जो क्वेश्चन दिया है उसको एम्बिगुअस कर देंगे। ऐसा पी क्यू का वैल्यू लेंगे कि दोनों केस में P इंटू क्यू बड़ा हो, लेकिन एक केस में P बड़ा हो जाए, एक केस में Q बड़ा हो जाए। तो सबसे पहले P इंटू क्यू का वैल्यू हम मान के चलते हैं, P का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4 और Q का वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो इस केस में पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, जो कि 0 से बड़ा है, मतलब स्टेटमेंट 1 को हम सेटिस्फाई करा रहे हैं, ठीक है। सो ये 1 मान लेते हैं, इसमें स्टेटमेंट 1 सेटिस्फाई है, इस हिसाब से
क्या दिख रहा है हमें, चलिए इसको इस हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि Q बड़ा है, ठीक है। अगर इसको अपोजिट कर ले, आपको थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लग रहा तो उल्टा कर लीजिए आप, 5 इसको रख लीजिए, इसको 4 रख लीजिए, ठीक है, वही होगा 20 होगा। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है, P इज ग्रेटर देन Q। यस वाला आंसर आ रहा है, यस P इज ग्रेटर देन Q। लेकिन अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेकेंड एग्जाम्पल में मान के चलिए अगर सेम लेते हैं, P को -5 कर लेते हैं, Q को -4 कर लेते हैं, अब भी PQ क्या होगा, 20 होगा, ग्रेटर देन 0। अब भी स्टेटमेंट 1 सेटिस्फाई हो रहा है। इस केस में भी देखिए, लेकिन इस केस में क्या है, Q ग्रेटर देन P है, -4 इज ग्रेटर देन Q, -4 इज ग्रेटर देन -5। मतलब स्टेटमेंट 1 दोनों, एक और दो केस लिए, दोनों स्टेटमेंट 1 फॉलो कर रहा है, लेकिन एक केस में P ग्रेटर देन Q है, एक केस में Q ग्रेटर देन P है। मतलब स्टेटमेंट 1 को लेके हम क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं स्टेटमेंट 2, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, ठीक है। सो हम सपोज P का वैल्यू ले लेते हैं 4 ले लेते हैं और Q का वैल्यू ले लेते हैं 3 है, ठीक है। इस केस में P स्क्वायर 16 ग्रेटर देन Q स्क्वायर, दैट मीन्स 9। तो हम लोग स्टेटमेंट ट्रू कर लिए, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। सो इस केस में क्या आ रहा है, P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। अब सेम काम करते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, P का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग -4 और Q का वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या हो रहा, P स्क्वायर 16 और Q स्क्वायर 3। इस केस में भी P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर, बट इस केस में क्या हो रहा है कि Q इज ग्रेटर देन P। तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट लेके भी हम लोग फिर से क्लियर नहीं हो पाए, फिर से एम्बिगुअस हमारा सिचुएशन आ गया। अब एक काम करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं, मतलब अलोन तो सफिशिएंट नहीं हुआ, अब दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर देते हैं। कि दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद क्या ये पॉसिबिलिटी है वो चेक कर लेते हैं। तो मान के चलिए कि हम लोग इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, पहला इक्वेशन मर्ज करने, P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन, जैसे ये वाला केस अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम P इज इक्वल टू 4 और Q इज इक्वल टू 3 वाला केस लेते हैं, तो ये वाला केस में P इंटू क्यू भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। लेकिन सेकेंड केस में P इंटू क्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो हम सेकेंड केस में एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जहां पर इसको वॉयलेट किया जा सके। तो ये एग्जाम्पल होगा, आप -3 वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ -3 का भी लेते हैं एग्जाम्पल, P इज इक्वल टू -4 और Q इज इक्वल टू -3, तो इस केस में भी ये सेटिस्फाई होगा, ये 9 है यहाँ, ये सेटिस्फाई होगा। और इस केस में भी Q ग्रेटर होगा P से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल परफेक्ट है आपका। अब यही एग्जाम्पल लेके, ये वाला हम नीचे वाला एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल 4 है और 3 है, हम दोनों स्टेटमेंट को इससे ट्रू करवा रहे हैं। इन दोनों में देखिए P इंटू क्यू ग्रेटर देन क्यू है, 12 ग्रेटर देन 0 है और 16 ग्रेटर देन 9 है। तो इस केस में P ग्रेटर देन क्यू आ रहा। एंड अगर P -4 और Q -3 ले रहे हैं तो P इंटू क्यू 12 आ रहा, वो भी ग्रेटर देन 0 है, और P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर आ रहा। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है इस केस में भी, लेकिन इस केस में Q ग्रेटर देन P आ रहा। मतलब दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करके भी हम इन दोनों में एम्बिग्यूटी नहीं हटा पा रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वन मीन्स दोनों इक्वेशन को टुगेदर लेके भी हम एम्बिग्यूटी नहीं सॉल्व कर पा रहे। सो ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ यही करते हैं कि पहले स्टेटमेंट का टेस्ट केस लेते हैं, सेकंड का टेस्ट केस लेते हैं, और दोनों टेस्ट केस को लेके चेक करते हैं कि क्या हम एम्बिग्यूटी सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम बता पा रहे हैं कि नहीं, यस या नो, मतलब एक अनएम्बिगुअस आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर दे पा रहे हैं तो राइट, नहीं दे पा रहे तो रॉन्ग। बस दैट इज दी कोर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज P प्लस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये तीनों पार्ट को इधर लेते आएंगे, तो हमारा P प्लस क्यू माइनस आर ऐसे ही रह जाएगा, इधर -P हो जाएगा, प्लस Q हो जाएगा और -R हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से आप P कट गया, यहाँ Q देखिए 2Q हो गया, -2R ग्रेटर देन 0, तो 2 कॉमन हो गया, Q माइनस आर ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से क्या हो गया, Q माइनस आर ग्रेटर देन 0, बिकॉज 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो अगर अब R को उस तरफ ले गए तो Q इज ग्रेटर देन R। मतलब हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि क्या Q ग्रेटर देन R है कि नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, P माइनस क्यू इज पॉजिटिव। तो P माइनस क्यू पॉजिटिव मतलब P माइनस क्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है।
तो इससे क्या पता चला इसको, P इज ग्रेटर देन Q। ये पहला स्टेटमेंट आ गया, पहले स्टेटमेंट से हम लोगों ने डिकोड करके निकाला। सेकेंड स्टेटमेंट है P माइनस आर इज नेगेटिव, मतलब P माइनस आर इज लेस देन 0, इसका मतलब है R इज ग्रेटर देन P। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कि वही वाला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट अलोन और 2। अब यहाँ ध्यान देखिए कि हमें Q और R के बीच का रिलेशन निकालना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें P और Q का बीच का रिलेशन दे रहा, इसमें R है नहीं, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट नहीं होगा, और दूसरा इक्वेशन हमें P और R के बीच में दे रहा, इसमें Q है नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट नहीं होगा। अब दोनों स्टेटमेंट को अगर मर्ज कर देते हैं तो आप यहाँ देखिए कि P इज ग्रेटर देन Q है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से उठाएं, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यहाँ देखिए R बड़ा है P से, तो R बड़ा है P से, तो ये हम लोग स्टेटमेंट लिख लिए। अब हम Q और R के बीच का रिलेशन हम लोग यहाँ से स्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या हो गया, R इज ग्रेटर देन Q। मतलब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या Q ग्रेटर देन R है, ये दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके हम कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि R इज ग्रेटर देन Q, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। मतलब हम आंसर दे पा रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट यूज करके वी आर एबल टू आंसर इट। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें हमें सेटिस्फाई नहीं करना रहता है कि Q इज ग्रेटर देन R, ये सेटिस्फाई करना है, हमें बस बताना है कि क्या Q ग्रेटर देन R है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि नो, Q इज नॉट ग्रेटर देन R, इसका रिवर्स है ट्रू, मतलब हम आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा कि बोथ स्टेटमेंट यूज करके हम आंसर दे पा रहे हैं, दैट मीन्स द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर हो गया होगा, बस ये वाला पार्ट आपका मेन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसे ध्यान से देखिएगा। इन अ पार्टी 75% टुक टी, सो टी कितने लेते हैं 75, 60% टू कॉफी, तो कॉफी ले रहे हैं 60%, एंड 15 टू टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, एंड इंटरसेक्शन होता है एंड कॉफी, दैट इज इक्वल टू 15, ये 15 है। अब नेक्स्ट है कि नो वन टेक इन मिल्क टेक टी, मतलब मिल्क और टी का जो इंटरसेक्शन होगा वो नल होगा, नल बोलिए या आप जीरो बोलिए, ठीक है, जीरो नंबर में लिख लेते हैं हम लोग। यहां तक है ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन इतना निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी। ठीक है, अब हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि कितना वेन डायग्राम हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, टी का एक कर लेते हैं, टी हो गया ये, और इसका इंटरसेक्शन हम लोग मान लेते हैं कॉफ़ी। ठीक है, टी कॉफ़ी का पहले ले रहे हैं, तो टी कितना है 75 बोला है, यहाँ देखिए 75, और कॉफ़ी 60 है, और ये जो है ये टी है, ये कॉफ़ी है, और ये जो बीच का पार्ट है टी और कॉफ़ी का इंटरसेक्शन है, मतलब ये 15 है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब क्या है ना, ओनली टी निकालते हैं। ओनली टी का फॉर्मूला आपको पता होगा, जितना टी है उसमें से ये कॉमन वाला पार्ट घटा देते हैं, तो टी 75 है, इसमें 15 अगर घटा देंगे तो ये 60 होगा, ये ओनली टी हो जाएगा। और कॉफ़ी 60 है, इसमें अगर ये 15 घटा देंगे जो दोनों कॉमन है, दैट इज़ 45 है, ओनली कॉफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नंबर भी लिख देते हैं, तो ये ओनली टी वाला पार्ट 60, ये जो ब्लैक से है, और ओनली कॉफ़ी 45। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, अब हमें मिल्क को भी इंक्लूड करना है, और मिल्क का रिलेशन क्या हो सकता है, मिल्क का रिलेशन टी से हो सकता है और कॉफ़ी से हो सकता है। ठीक है, सो मिल्क का रिलेशन टी से क्या बोला गया है कि ये जीरो है, मतलब मिल्क और टी में कोई रिलेशन नहीं है, कहीं इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन टी और कॉफ़ी में तो हो सकता है, टी और कॉफ़ी में हो सकता है, तो टी और कॉफ़ी का हम लोगों ने बना लिया है। और थर्ड क्या पॉसिबल है, क्योंकि इससे 3 पॉसिबल है, मिल्क टी, टी कॉफ़ी, और कॉफ़ी और मिल्क। सो मिल्क और टी का हमें बता दिया गया है कि कोई रिलेशन नहीं है यहाँ से। टी और कॉफ़ी का रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब बचा है कॉफ़ी और मिल्क का रिलेशन। तो कॉफ़ी मिल्क में दो चीज़ हो सकता है, या तो उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो ही ना, मतलब कोई कॉमन पर्सन ही ना मिले, या कुछ पर्टिकुलर कॉमन पर्सन मिले। तो एक मान के चलते हैं कि ये हमारा मिल्क हो गया एम, ये केस 1 है, पहला केस ले लेते हैं कि ये टी कॉफ़ी मिल्क। ठीक है, एंड सेकेंड सिनेरियो जो हम लोग बनाएंगे उसको देखिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं। सेकेंड जो सिनेरियो होगा वो हमारा, ये सपोज ये आपका कॉफ़ी है और ये हम लोगों ने मिल्क बना लिया, और सेकेंड सिनेरियो में जो टी होगा वो टी मान के चलते हैं कि कुछ इंटरसेक्ट करेगा कॉफ़ी से, तो ये टी हो गया, ये कॉफ़ी हो गया, और ये मिल्क हो गया। ठीक है, और टी का हम लिख लेते हैं ओनली टी 60, ओनली कॉफ़ी 45, इंटरसेक्शन 15 था हमारा। और हम लोग मान के चलते हैं कि जो मिल्क है ओनली मिल्क का हम लोग ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक्स जो मान रहे हैं एक्स इज ओनली मिल्क।
ठीक है। सो एक्स इज ओनली मिल्क, तो इस केस में एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा जो ब्लैक से है इंटरसेक्शन को छोड़ के ये वैल्यू एक्स हो जाएगा। अब ये हम लोगों ने दो केस ड्रॉ कर लिया। अब हमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट से क्या निकल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि 50% टुक मिल्क, तो अगर 50% मिल्क करेगा, ये सेकंड सिनेरियो है। तो पहला सिनेरियो में देखेंगे कि अगर 50% मिल्क ले रहा है तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तो एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 60 ओनली टी प्लस 45 ओनली कॉफ़ी प्लस 15 कंबाइंड, दैट इज इक्वल टू 60 45 105, 120 लोग हैं जो टी और कॉफ़ी मिल के पी रहे हैं। और ओनली मिल्क वाले एक्स है, मतलब 120 प्लस एक्स, तो 120 एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है मिल्क वाले 50, मतलब यहाँ से 170 हमारा वैल्यू आ जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल 170 है केस वन में। ठीक है, स्टेटमेंट वन को अभी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और केस वन में 170 वैल्यू हम लोग निकाल लिए। केस टू पे आते हैं। केस टू में हम लोग क्या देखेंगे, केस टू में आप ध्यान से देखिए कि एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 50, क्योंकि ओनली मिल्क वाला, लेकिन हमें यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है इंटरसेक्शन जो ग्रीन सेक्शन से मैं कर रहा हूँ, कॉफ़ी और मिल्क का इंटरसेक्शन, ये हमें नहीं पता है। और जब तक ये नहीं पता होगा इंटरसेक्शन, तब तक हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते कि टोटल, क्योंकि ये जो 45 है हम लोगों ने ओनली कॉफ़ी का निकाला था, तो ये मान के निकाला था कि अभी मिल्क से इंटरेक्शन नहीं है हमारा, ये हम लोगों ने बिना इंटरेक्शन का निकाला था मिल्क से, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो टी में हम लोग माइनस किया था कॉफ़ी में, ये केवल टी और कॉफ़ी का निकाला था, कॉफ़ी और मिल्क का नहीं निकाला था। तो ये वाला पार्ट अभी माइनस होने वाला है, तो ये पार्ट हमें पता नहीं है। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके हम नहीं बता सकते हैं। फर्स्ट केस में तो बता दे रहे हैं ये सिनेरियो में, सेकंड में हम नहीं बता पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। तो हम लोगों ने मान लिया है कि मिल्क ओनली एक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बोला है 5x होना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट में तो यही होगा ऑप्शन हमारा। पहले स्टेटमेंट में थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सपोज ये कलर है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन हमारा 120 तो फिक्स है, 120 तो आएगा, और प्लस एक्स फिक्स है। तो पहला इक्वेशन से हमें क्या आ गया, 120 प्लस एक्स टोटल नंबर ऑफ पीपल आ गया। 120 प्लस एक्स टोटल नंबर ऑफ पीपल है, जो कि इक्वल टू कितना है, 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु टुक मिल्क ओनली। सो ये कितना होगा 5 टाइम्स, और मिल्क ओनली हम लोगों ने एक्स माना था, तो 5x इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ गया, ये x इधर आ जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120/4 दैट इज 30, मतलब x का वैल्यू 30 आ गया। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 120 प्लस 30 150, मतलब यहाँ से 150 लोग टोटल पार्टी अटेंड किए, ये पता चल गया। अब देखते हैं अब सेम केस टू में भी क्या हम बता पा रहे हैं कि नहीं। केस टू में सेम अप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ से हमें कितना पता चल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल पता चल रहा है ये 60 प्लस ये हमारा 45, ठीक है, ये प्लस, और ये हमारा 15 जो कॉमन है, प्लस ये पता है ये 45 जो हम लोगों ने लिया है, ये 45 ओनली कॉफ़ी का नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी प्लस आपका मिल्क का है। इस कारण से ये जो सेक्शन है, ये जो बैंगनी कलर से जो सेक्शन अभी मैं कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन 45 में इंक्लूडेड है, कंफ्यूज मत होइएगा आप। इनिशियली हम लोगों ने निकाला था कॉफ़ी, और यहाँ पर मैंने बताया था ना टी और कॉफ़ी का इंटरसेक्शन केवल माइनस किया था 15, तो कॉफ़ी जो 60 आया है, इसका मतलब है कि कॉफ़ी और मिल्क एडेड है यहाँ पर, ओनली कॉफ़ी नहीं है, क्योंकि मिल्क वाला सेक्शन अभी तक इंक्लूड नहीं किया था। तो इस कारण से जो 45 है, ये 45 आप मान के चलिए कि ये दोनों इंक्लूडेड है, इसमें मिल्क भी इंक्लूडेड है, इसलिए ये वाला पार्ट को इंक्लूड किया जा रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि बाद में कि ये वाला पार्ट आप, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो मैं घेर रहा हूँ छोटा, पूरा मैं कलर कर दिया, ये पार्ट आपने क्यों नहीं लिखा, ये ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि 45 में इंक्लूडेड है। ठीक है, और प्लस एक्स कर रहा हूँ, एक्स मतलब ओनली टी, मतलब ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है, जो टी का पार्ट मैं ग्रीन से अभी करके दिखा रहा हूँ, ये जो ग्रीन से पार्ट में कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, दिस वन इज ओनली आपका मिल्क। सो ये इक्वल टू है 5 टाइम्स ओनली मिल्क, 5 इंटू ओनली मिल्क एक्स है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 60 105 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x, तो ये सेम इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू 30 आ गया, और सेम इसमें x का वैल्यू अगर 30 पुट कर देंगे ये वाला इक्वेशन में, तो हमारा ये 120 30 मतलब 150 लोग आ जाएंगे, ये 150, और फर्स्ट सिनेरियो में भी 150, मतलब जितना भी केसेस बन रहा है
हम सेकेंड स्टेटमेंट यूज करके हम लोग बता पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन अटेंडेड द पार्टी, ये हम निकाल पा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि दो सेकेंड स्टेटमेंट हम बस केवल यूज करके निकाल पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ऑप्शन देखिए क्या है हमारा, इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, ठीक है, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट। मतलब ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा कि हम स्टेटमेंट केवल एक स्टेटमेंट, दैट मीन स्टेटमेंट 2 को यूज करके हम आंसर दे पा रहे हैं, स्टेटमेंट 1 का कोई रेलेवेंस नहीं है, मतलब स्टेटमेंट 1 से हम आंसर नहीं दे पा रहे। ये एकदम एक्जैक्टली क्लियर हो गया कैसे वेन डायग्राम से बनाए हैं, कैसे कॉफी और टी का इंटरसेक्शन लेते हैं और कैसे वेन डायग्राम एक्चुअल बनाते हैं, नीट एंड क्लीन एज वेल एज विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर। व्हाट इज अ नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है कि वो 3 डिजिट का नंबर क्या है। हमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेम जो हम लोगों ने लास्ट अप्रोच यूज किया था, दो स्टेटमेंट लेके सिंगल स्टेटमेंट से ट्राई करेंगे इस नंबर को फाइनाइट नंबर फाइंड करना बिना एम्बिग्यूटी का। सो पहला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। सो हमें पता है ये काफ़ी कन्वेंशनल है, 1 2 3 हम लोग लेते हैं, हमेशा पढ़ते आए हैं। इसका सम और प्रोडक्ट दोनों 6 होता है, लेकिन 1 2 3 से हम इसको अगर अरेंज किया जाए, नंबर बोला गया है तो इसको हम 6 तरीके से अरेंज भी तो कर सकते हैं। जैसे ये जो 6 नंबर मैं लिख रहा हूँ 2 3 1 3 1 2 एंड 3 2 1। सो ये 6 नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। सबका सम भी 6 है, प्रोडक्ट भी 6 है, मतलब पहले स्टेटमेंट को लेके हम ये नंबर पर्टिकुलर नंबर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाई सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। सो केवल अगर सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारा नंबर होगा। अगर 3 डिजिट नंबर 100/1, 200/2, 300/3, ये सब नंबर है जो कि डिविजिबल है अपने सम से, बिकॉज 100 का सम ऑफ डिजिट 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। तो केवल सेकेंड को भी यूज करके हम नंबर नहीं फाइंड कर सकते कि इसमें भी हमारे पास 3 4 नंबर आ जा रहा है। अब देखते हैं हम दोनों मिला के कुछ फाइंड कर सकते हैं क्या। तो आप गौर कीजिए, इसमें दो नंबर आप गौर कीजिए, एक 132, एक 312। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि स्टेटमेंट 1 के टेस्ट केस से ही लिए हैं। जनरली देखिए एक अप्रोच में बताता हूँ, जब भी ये दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने का बात आए ना, तो कोई एक स्टेटमेंट का टेस्ट केस उठा लीजिए। जैसे पहले का टेस्ट केस क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये 6 है। इसमें से ही कोई एक एग्जांपल उठा के सेकेंड स्टेटमेंट में पुट करके देखिए, अगर वो सेटिस्फाई हो जा रहा है तो केवल एक सेटिस्फाई मिल रहा है, मतलब दोनों मिला के हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल ले रहे हैं। लेकिन मोर देन वन एलिमेंट अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, तो मतलब कि 2 या 3 नंबर एम्बिगुअस हो जा रहा है। 2 या 3 नंबर हम फाइंड कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट यूज करके। तो 132 लेते हैं, तो 132 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द डिजिट दैट इज 6। सो एक तो 132 से 6 से डिवाइड करेंगे तो 22 बार में कट जाएगा, मतलब 132 डिवाइड है, तो यहाँ से 132 नंबर हो गया। अब देखेंगे और कोई नंबर पॉसिबल है, 312 देखेंगे, 312 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 30 और 6 दूनी 12, ये भी कट जा रहा। मतलब दोनों स्टेटमेंट यूज करके भी हमारे पास 132 और 312 दोनों नंबर आ पा रहा है, मतलब हमें एक यूनिक एन नंबर नहीं मिल पा रहा। सो ये दोनों स्टेटमेंट यूज करके भी हम बता नहीं सकते वो 3 डिजिट का नंबर क्या होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैंने ये दोनों नंबर ही क्यों चूज किया, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पहले वाले 6 में से ही नंबर लेना है और ये हमें तीनों का सम 6 है, तो हमें 6 से डिविजिबल करना है। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से तो सब डिविजिबल है, क्योंकि तीनों का सम 6 है, तो 3 से सब डिविजिबल है। 2 से वही सब डिविजिबल होगा जिसका इवन नंबर होगा। तो ऐसा भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों 6 से डिविजिबल है, तो इस कारण से हमें 2 नंबर मिल गया। तो हम n का यूनिक नंबर फाइंड नहीं कर पाए बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट डी हो जाएगा, कि सफिशिएंट नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन बताया था, जैसे 23 भी बताया था ये वाला पार्ट, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया, तो दोनों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर 5 चिल्ड्रेन विथ ए ग्रेटर देन, ये जो हमारा है, एंड एनी 2 सक्सेसिव एजेस डिफर बाई 2 ईयर। मतलब ये जो रिलेशन है, आप अगर रिलेशन को सिंपल अगर डिकोड करके पूरे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिख लिए ना, तो आपको सब इक्वेशन सिंपल दिखेगा। यहाँ बोला गया है कि हर 2 के बीच में
हर दो के बीच में 2-2 साल का गैप है। मान के चलिए कि x का जो एज है वो x, a का एज है x है, तो b का एज क्या हो जाएगा x+2, c का एज x+4, d का एज x+6 और e का एज x+8। ठीक है, ये आपको एज पता चल गया। बस मैं डिकोड कर रहा हूँ बस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, यंगेस्ट चाइल्ड मतलब ए का एज निकालना, मतलब हमें एक्स निकालना है अल्टीमेटली। पहला स्टेटमेंट देखिए, द एज ऑफ द इल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द एज ऑफ यंगेस्ट। तो इल्डेस्ट क्या है, ई, ई इज 3 टाइम्स यंगेस्ट, 3a। ई का वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे, x+8 इज इक्वल टू 3 इंटू ए का वैल्यू x है, x, सो x+8 इज इक्वल टू 3x, तो 8 इज इक्वल टू x उधर गया 2x, तो x का वैल्यू 4 आ गया। मतलब पहला स्टेटमेंट से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब a का एज निकाल सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 बोला द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रेन इज 8 ईयर। ठीक है, इसका मतलब है पांचों का एज को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे वो 8 है, तो हम लोग डायरेक्टली 5 का ऐड कर लेते हैं क्योंकि इतना एवरेज तो समझ गए हैं। इस पांचों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2 4 6 दूनी 12 और 12 8 20, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना दिया है, 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5x प्लस 28, और ये इधर चल जाएगा 8 5 40, तो 5x इज इक्वल टू 40 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 12, सॉरी 30, 40 माइनस 28 इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 12/5। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हम लोगों ने शायद थोड़ा गलती किया, 2 4 6 8, 6 दूनी 12, 12 8 20, ये 20 होगा, वही सोचा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हुआ, आप ध्यान दीजिएगा। ये 20 है तो यहाँ 20 माइनस होगा, तो 5x प्लस 20, सो यहाँ 20 होगा, दिस विल बी 20, क्योंकि फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता। सो 20/5 दैट इज 4, मतलब x का एज 4 आ जा रहा है। यहाँ भी देखिए x का एज 4 है, यहाँ भी x का एज 4 है, मतलब स्टेटमेंट 2 को अलोन यूज करके भी हम आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देख लेंगे आंसर कौन सा है हमारा मैच कर रहा है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब आंसर बी हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 6 lectures A B C D F each of 1 hour duration आर्क शेड्यूल बिटवीन 8 AM एंड 2 PM, मतलब 8 बजे से 2 बजे तक 6 लेक्चर को बनाना है। ठीक है, 6 लेक्चर होगा। द क्वेश्चन एंड द टू स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड में क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एफ इज प्रीसीडेड बाई बी, ए सॉरी एफ इज प्रीसीडेड बाई ए एंड फॉलोड बाई सी। ठीक है, जो एफ है वो प्रीसीडेड बाई ए है, मतलब ए एफ के बाद होगा, एंड फॉलोड बाई सी है, मतलब सी पहले हुआ होगा उसको फॉलो किया होगा, फॉलोड बाई सी, एफ लेक्चर फॉलोड बाई सी, मतलब सी के बाद एफ और एफ के बाद ए। ये यहां से हमें स्टेटमेंट 1 से पता चल गया। ठीक है, देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी, मतलब बी जो लेक्चर होगा वो सबसे एंड में होगा। ये क्लियर है, तो हमें निकालना है कि मिडिल वाला पार्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई का हमें कुछ नहीं पता है। सो डी ई का अगर हम दोनों स्टेटमेंट में से अगर हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देखें, डी ई का हमें पता ही नहीं चल रहा, तो मिडिल निकालना हमारा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मिडिल तभी निकलेगा जब हमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट हमें डी ई का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो हमारा आंसर डायरेक्टली हम लिख देंगे कि बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पर्सन ए बी सी डी एफ आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस ईच इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर एट द टेबल। चलिए ये सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे मैं बनाता हूं, और आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या लिखा है, हु इज सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कौन सिट कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लेंगे, मान के चलते हैं कि ये सर्कल है और हम लोग इधर लेफ्ट मान रहे, जो पर्सन और सब पर्सन जो है इस तरफ फेस करके, इनवर्ट फेस करके बैठा हुआ है। ठीक है, जब इनवर्ट फेस करके अगर लोग बैठा होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो सेक्शन है ये राइट हो जाएगा और ये सेक्शन है ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्वेश्चन पूछा गया है
कि हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ए, मतलब ए के इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पर कौन बैठा है, ये हमें निकालना है। ये डिकोड हो चुका है। अब स्टेटमेंट 1 पे आते हैं, क्या बोल रहा है। बी सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी, बी सिटिंग अपोजिट टू सी। तो सबसे पहले हमारा कितना है, 6 लोग हैं, तो 6 लोग का पोजीशन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 का पोजीशन हम लोगों ने बना लिया। अब फर्स्ट है कि बी सिटिंग अपोजिट टू सी, तो कहीं भी बी को बैठा देते हैं। बी को मान के चलिए यहाँ बैठा दिए और सी को यहाँ बैठा दिए, इसका अपोजिट ही बोला है, ठीक है। इसका 2 कंडीशन हो सकता है, एक हम बी को यहाँ भी बी को बैठा सकते हैं और सी को यहाँ बैठा सकते हैं, हम देखेंगे अभी। एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, सो डी को यहाँ बैठा दिए और ई को यहाँ बैठा दिए, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है। तो हम क्या बता पा रहे हैं कि ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ए यहाँ पर हमारा बचा नहीं है। हमारा बचा क्या है, ए और ए बी सी डी ई, ए और एफ बच चुका है। तो ए और एफ इन दोनों के जगह पे होगा, तो यहाँ ए हो सकता है और तब यहाँ एफ होगा, या नहीं तो सेकंड कंडीशन यहाँ एफ होगा तो यहाँ ए होगा। तो पहला अगर सिनेरियो लेते हैं, अगर यहाँ ए लेते हैं तो ए के लेफ्ट में बी आ गया, अगर यहाँ ए लेते हैं तो ए के लेफ्ट में क्या आ गया, सी आ गया। मतलब हम पहला स्टेटमेंट से हम नहीं बता पा रहे हैं कि ए के लेफ्ट में कौन बैठेगा। ये क्लियर है। अब सेकंड स्टेटमेंट आते हैं। एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी पे सिट कर रहा है, मतलब बी के इमीडिएट लेफ्ट, मतलब एफ यहाँ सिट कर रहा है। तो हमें डायग्राम रीड्रॉ करना होगा क्योंकि हम लोगों ने पहले से दूसरा प्लेस करके रखा है। तो एक डायग्राम फिर बना लेते हैं हम लोग। 6 पोजीशन दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमें कंडीशन जो दिया है उसी को लिख देंगे। कंडीशन है एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो एफ इज इमीडिएट, बी को यहां रखेंगे तो एफ इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है। और क्या इक्वेशन है, और हमें कुछ दिया ही नहीं है, मतलब बी और एफ यहीं पर है, बाकी 4 हमारा खाली है। तो बाकी 4 खाली है तो ए तो हमारा है ही नहीं, ए कहीं भी बैठा सकते हैं। तो इसका मतलब है सेकेंड स्टेटमेंट तो और कम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट को अलोन यूज करके तो नहीं हो रहा, अब दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करेंगे तो वही, पहला तो चलिए सेकंड वाले को हम यहाँ फिट कर चुके हैं। अब फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, बी सिटिंग इज अपोजिट टू सी, तो बी के अपोजिट ये है, यहाँ सी बैठा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बोला है डी इज अपोजिट टू ई, सो डी ई के अपोजिट है। तो ये पक्का है कि केवल यही एक पोजीशन हमारा बच रहा है जो डी ई के अपोजिट है, ठीक है। तो डी ई यहाँ डी और यहाँ ई, दोनों में से कुछ भी होगा, अभी हम देखेंगे आगे। तो ये डी ई आ गया, मतलब ए बचा, ए मतलब परफेक्ट ए यहाँ पर होगा। ये क्लियर है। अब हमें बोला है कि ए के लेफ्ट में क्या है, तो ए के लेफ्ट मतलब ये वाला पोजीशन निकालना है। और हमें पता है कि ये जो पोजीशन और ये 2 पोजीशन है, यहाँ पर डी और ई में से कोई भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ हो रहा। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, अगर डी यहाँ आ गया तो ई यहाँ आएगा, और अगर ई यहाँ आ गया तो डी यहाँ आएगा। इसका मतलब ए के लेफ्ट में अभी भी 2 पॉसिबिलिटी हमें दिख रहा है, अभी भी हमें एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्टेटमेंट मिला के भी हमें एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल पा रहा कि ए के लेफ्ट में बैठ कौन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यही करते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट मिला लेते हैं और हमें पर्टिकुलर आंसर, एक आंसर नहीं मिलता है, 2-3 आंसर पॉसिबिलिटीज मिलता है, इसका मतलब है स्टेटमेंट को मिला के हम आंसर नहीं दे पा रहे। ये क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार द सिटी पी फ्रॉम क्यू, मतलब हम पी और क्यू का डिस्टेंस निकालना है हमें। क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट के सहारे निकालना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर, मतलब क्यू और आर का डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोला है कि पी और आर के बीच का डिस्टेंस 43 किलोमीटर है। और हमें क्वेश्चन क्या फाइंड है कि पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो आप देखिए पहले स्टेटमेंट में पी ही नहीं है, क्यू और आर का रिलेशन है, पी है ही नहीं। और दूसरे स्टेटमेंट में क्यू नहीं है, पी और आर है। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट अलोन तो सफिशिएंट नहीं होगा, दोनों मिला के सफिशिएंट हो सकता है। दोनों मिला के हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान के चलिए कि ये पी है, ये आर है, और बीच में हम क्यू ले लिए। तो क्यू और आर का डिस्टेंस 18 पता है और पी और आर का डिस्टेंस हमें 43 पता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पी और क्यू का डिस्टेंस, क्योंकि हमें निकालना है, हमें अल्टीमेटली तो पी और क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो 43 - 18 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 25 आ जाएगा, ठीक है।
तो पी क्यू का डिस्टेंस 25 आ जाएगा। लेकिन लोग यही गलती करते हैं कि आप पी क्यू का डिस्टेंस ले लेते हैं और आंसर टिक कर देते हैं कि बोथ 1 एंड 2 आर सफिशिएंट। लेकिन एक सेकेंड सिनेरियो भी इसमें होता है। मान के चलिए कि पी क्यू ऐसे, एक तो हम लोगों ने ये केस ले लिया कि ऐसा कुछ बनेगा, दूसरा ऐसा भी तो बन सकता है कि ये पी है, ये आर है, पी आर के बीच में 43 है डिस्टेंस, और आर के इधर क्यू है, ये क्यू है, ये 18 डिस्टेंस, ये भी पॉसिबल है। सो इस केस में पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 43 प्लस 18, दैट मीन्स 61। तो यहाँ पर दो केसेस बन रहा, पहले केस में पी और क्यू के डिस्टेंस हमारा 43 आ रहा, दूसरे केस में 61 आ रहा, दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट मिला के भी हम आंसर नहीं कर सकते क्वेश्चन को। सो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो आप हर टेस्ट केस ध्यान रखिएगा, कोई टेस्ट केस छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इज जेड इज ब्रदर ऑफ एक्स। जेड और एक्स वही मैं लेता हूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूं लाइन देके, ठीक है, ये तो सिबलिंग और ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है, ठीक है, और मैं वर्टिकली लिख रहा हूं तो फादर मदर सन और उसका रिलेशन है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, मेरे जितने भी वीडियोस देखिएगा ये फॉर्मेट में यूज करता हूं, और आप लोग भी यही फॉर्मेट यूज कीजिए, ज़्यादा आसान होगा। तो क्वेश्चन पूछा इज जेड इज अ ब्रदर ऑफ एक्स, तो जेड का जेंडर हमें पता होना चाहिए, तब जेड का जेंडर एम है, तभी तो ब्रदर होगा एक्स का। सो ये हमें पता करना है, मैंने कोडेड फॉर्म में लिखा है, ये कोड मैंने आपको बता चुका हूँ। स्टेटमेंट 1 क्या है, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, तो एक्स ब्रदर ऑफ वाई है, मतलब एक्स का जेंडर एम पता है, ये वाई का ब्रदर है, ठीक है। वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड, सो वाई का भी जेंडर पता चल गया क्योंकि वाई ब्रदर ऑफ जेड है, ठीक है। तो अब क्या हम निकाल सकते हैं, हमें ये पता चल पाएगा पहला वाला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में हमें जेड का जेंडर पता करना होगा, जेड का जेंडर मेल, तो यहाँ जेड का जेंडर पता नहीं है, मतलब स्टेटमेंट 1 नहीं बता सकते। स्टेटमेंट 2, एक्स वाई जेड आर सिबलिंग, मतलब यहाँ हमें एक्स वाई जेड ऐसे सिंपल लाइन है, एक्स वाई जेड किसी का भी जेंडर नहीं पता है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो और खराब है, और कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर देते हैं, दोनों स्टेटमेंट मर्ज करने के बाद भी जेड का जेंडर हमें नहीं पता चल पा रहा है, और हमें इक्वेशन में जेड का जेंडर चाहिए ही, मेल चाहिए वो, तो हम दोनों इक्वेशन करने के बाद भी हम जेड का जेंडर नहीं बता पा रहे। इसका मतलब है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब आंसर हो जाएगा इसका डी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, सो मनीषा का एज निकालना है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं क्या दिया है, मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर, ठीक है। मान के चलो कि मनीषा का एम मान लेते हैं, मनीषा का एज है एम एन, मनीषा मान लिए, दैट इज इक्वल टू 24 ईयर यंगर देन हर मदर। सो हर मदर का एज मान के चलो कैपिटल एम है, कैपिटल एम माइनस 24, मनीषा का एज हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एम एन वेरिएबल और एम वेरिएबल, या मनीषा का एज स्मॉल एम मान लो, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, आपको पता है कभी नहीं निकाला जा सकता, मतलब स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशियंट। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, क्या दिया है, 5 ईयर लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी रेशियो ऑफ 3/5, मतलब 5 साल बाद, मतलब एज ऑफ मनीषा, तो एम मनीषा का एज था 5 साल, करेंट एज मतलब एम प्लस 5 5 साल बाद, और उसके मदर का एज एम कैपिटल एम प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 3/5। सो ये सेकंड इक्वेशन भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ भी दो वेरिएबल है, यहाँ भी ध्यान से देखिए तो दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, सिंपल ये वाला इक्वेशन है, केवल सेकंड को कंसीडर कर रहे हैं, तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन हम नहीं निकाल सकते वैल्यू, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन नॉट सफिशिएंट टू गिवन द आंसर। लेकिन अगर दोनों को अगर मर्ज कर देते हैं तो अब हमारे पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मतलब हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हम मनीषा का एज निकाल सकते हैं, मतलब एम का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें निकालना नहीं है क्योंकि हमें बस पूछा है कि क्या हम एज निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आप निकालने में मत पड़िएगा, बस आप देख लीजिए दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, मतलब निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लिख दीजिएगा आप, कि इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टुगेदर टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा है कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन इज एक्स इज अ इंटीजर, एक्स इज अ इंटीजर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है।
अब दो स्टेटमेंट की मदद से हम निकालना सोचेंगे। पहला स्टेटमेंट है x/3 इज नॉट एन इंटीजर। मैंने आपको बताया था जब भी स्टेटमेंट दिया रहे तो आपको क्या करना है कि x का, या इस केस में x का दो वैल्यू लेंगे, एक इंटीजर वैल्यू लेंगे, एक नॉन इंटीजर वैल्यू लेंगे, लेकिन ये श्योर करेंगे कि स्टेटमेंट 1 फुलफिल हो। तो सबसे पहले x का वैल्यू हम ले लेते हैं। सपोज x का वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, तो x/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3, मतलब स्टेटमेंट 1 सेटिस्फाई हो रहा, x/3 इज नॉट एन इंटीजर, ये सही है। अब x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 5/3 ले ले रहे हैं, ठीक है। तो अब x/3 कितना हो जाएगा 5/3/3 मतलब 5/9, ये भी इंटीजर नहीं है। मतलब दोनों केस में हम लोग x/3 इंटीजर नहीं है, लेकिन एक केस में x इंटीजर है, एक केस में x इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 को लेके हम नहीं बता सकते कि x इंटीजर है कि नहीं। ये क्लियर है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, 3x इज एन इंटीजर, ठीक है। अब हम x का वैल्यू क्या करते हैं, x का वैल्यू सिंपल 5 ले लेते हैं, वही सेम वैल्यू ले लेते हैं। x का वैल्यू 5 लिए तो 3x का वैल्यू 15 आ गया, तो ये इंटीजर आ गया। ये स्टेटमेंट 2 ही बोल रहा है कि 3x हमारा इंटीजर होना चाहिए, तो स्टेटमेंट 2 को ट्रू करवा रहे हैं हम लोग x का वैल्यू इंटीजर लेके। अब x का वैल्यू हम 5/3 ले रहे हैं और 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू 5/3 दैट इज इक्वल टू 5 विच इज अ इंटीजर। मतलब अभी भी ये दोनों में स्टेटमेंट 2 ट्रू है, बट एक में x का वैल्यू इंटीजर है, एक में x का वैल्यू इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मतलब स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टॉक अबाउट कि x इंटीजर है कि नहीं। अब अगर दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है, अब दोनों को मर्ज करते हैं। देखिए x का वैल्यू 5 ले रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट देखते हैं। x का वैल्यू 5 लेते हैं तो पहला स्टेटमेंट x बाई ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि दोनों केस में देखिए टेस्ट केस तो हम लोगों ने सेम लिया है और दोनों केस में एम्बिग्यूटी आ रहा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी सफिशिएंट नहीं है टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट केस ही सेम लिया है दोनों का। अगर हम 5 ले रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे x 5 लिए तो स्टेटमेंट 1 भी सेटिस्फाई है कि x/3 इज नॉट इंटीजर और 15 इज ए इंटीजर। अगर x का वैल्यू x 5/3 ले रहे हैं तो स्टेटमेंट 2 सेटिस्फाई है कि 5/9, सॉरी स्टेटमेंट 1 भी सेटिस्फाई है 5/9 इज नॉट एन 5/3, मतलब जो भी x/3 इज नॉट एन इंटीजर एंड x 3x इज एन इंटीजर। मतलब ये दोनों लेके भी हम पता नहीं कर पा रहे x इज एन इंटीजर और नॉट। सो आंसर क्या हो जाएगा डी, कि बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार करा लिया हूँ, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें निकालना क्या है, व्हाट डे इज द 14th डे ऑफ द मंथ। मतलब हमें 14th डे निकालना है, कौन सा दिन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, द लास्ट डे ऑफ मंथ इज वेडनेसडे। हमें लास्ट डे ऑफ मंथ दिया और मंथ दिया ही नहीं है कौन सा मंथ है, तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या है, मंथ का डे 30 दिन का भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। ये चारों केस में अगर लास्ट डे अगर हम वेडनेसडे रखते हैं तो चारों केस में जो 14वां दिन है वो अलग आ जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है, इसमें आगे कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। सेकंड देखते हैं, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे। तो ये इतना इजी दे दिया ना आपको, ये बस कंफ्यूज करने के लिए थर्ड सैटरडे दिया है। आप बस ये पढ़िए कि सैटरडे इज ऑफ द मंथ इज अ 17th डे, जो 17th डे है वो सैटरडे है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है 14th डे। सो इससे बस हम 3 पीछे चल जाएंगे। 15वां हमारा फ्राइडे होगा, 14वां हमारा आपका थर्सडे होगा, और सॉरी 15 थर्सडे और 14वां डे वेडनेसडे होगा, और हमें निकालना है 14वां दिन। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग इजीली निकाल पा रहे हैं। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर अ क्वेश्चन। बस कंफ्यूज करने के लिए थर्ड और फोर्थ यहाँ ट्रिक पार्ट यूज किया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन, ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट। मान के चलते ये वेट का राइट साइड जो होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ए डी इज हैवियर देन बी सी एफ, तो मान के चलिए बी सी एफ इस साइड होगा और ए डी इधर कहीं होगा, ठीक है। ए डी हैवियर है बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, मतलब इस पांचों में कोई हैवीएस्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली एडी में कोई हैवीएस्ट नहीं है, मतलब एडी के बाद भी कोई होगा जिसका वेट हैवीएस्ट होगा। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द हैवीएस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी ई। मतलब ए बी सी डी ई में हैवीएस्ट कौन है, ए बी सी डी ई। सो पहले स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा कि इस पांचों में कोई हैवीएस्ट नहीं है,
मतलब यहाँ बी आ चुका है, ई है, यहाँ बी ई एफ है, यहाँ बी आ चुका है, ठीक है, बी हैवीएस्ट नहीं है, एडी भी आ चुका है, एडी हैवीएस्ट नहीं है, और ई भी आ चुका है, ये ई भी हैवीएस्ट नहीं है, बचा क्या, सी। इसका मतलब ये जो पोजीशन हम लोगों ने खाली छोड़ा है, ये यहाँ पर सी ऑक्यूपाई होगा। तो हम लोग केवल स्टेटमेंट 1 के मदद से हमें पता चल पा रहा है कि हैवीएस्ट कौन है, हैवीएस्ट इज सी, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 भी बता पा रहा है कि नहीं। ए इज हैवियर देन डी, तो ए इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन सी, मतलब सी यहाँ पर है, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। इससे हमें पता नहीं चल पा रहा हैवीएस्ट कौन है, बिकॉज अभी भी हमें ए बी सी डी ई में निकालना है, तो हमें बी ई, ये बी का पता ही नहीं है कि बी कहाँ पर आएगा। तो मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन यूज करके हम लोग बता पा रहे हैं, और अगर ये दोनों को मर्ज करने का तो मतलब ही नहीं आता। अगर अलोन अगर आंसर दे पा रहा है तो फिर मर्जिंग वाला केस हम लोग नहीं लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्लियरली बता दे रहा है कि सी इज द हैवीएस्ट, ठीक है। ये सिंपल आंसर ए हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत जगह आंसर अलग अलग दिया है, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि सी इज द हैवीएस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज कंसीडर द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज अ सीमा रैंक फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 40 स्टूडेंट, मतलब 40 स्टूडेंट में सीमा का क्या रैंक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। तो मान के चलिए सीमा यहाँ है, तो प्रिया का रैंक 4 रैंक बिलो है, मतलब सीमा के बाद 3 स्टूडेंट होगा, फिर यहाँ प्रिया आएगी, ठीक है। एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम, सॉरी ये यहाँ पर है, एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम, मतलब प्रिया 31st फ्रॉम द बॉटम है, ठीक है। सो 31st होगा मतलब 30 और स्टूडेंट होगी और ये बॉटम हो गया, तब प्रिया 31st होगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है कि सीमा का रैंक क्या है, तो हम लोग टोटल 40 स्टूडेंट हमें पता है, तो ये 30 हो गया, 30 और प्रिया एक 31 प्लस 3 34 और एक सीमा 35, ठीक है। इसका मतलब 5 स्टूडेंट और होगा, ये क्लास खत्म हो गया। तो ऊपर से सीमा का रैंक क्या है, ये 5th और ये सीमा 6th, मतलब सीमा का रैंक यहाँ से 6th आ गया। मतलब पहला स्टेटमेंट यूज करके हम लोग सीमा का रैंक निकाल लिए, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट यूज करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला है इना इज 2 रैंक अबव सीमा, तो इना यहाँ है, ये 2 रैंक अबव सीमा है, मतलब एक स्टूडेंट बीच में होगी और यहाँ सीमा होगी, तो सीमा से 2 रैंक ऊपर है इना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इना इज 37th फ्रॉम द बॉटम, मतलब इना जो है ये बॉटम से 37th है ये, तो 37th के लिए देखिए एक यहाँ ये एक स्टूडेंट और एक सीमा 2, मतलब यहाँ पर 2 स्टूडेंट हो गया, तो यहाँ पर लगभग 34 स्टूडेंट होना चाहिए, ये 34 स्टूडेंट होगा, ये 35, ये 36, तब ये 37th होगी इना। ये क्लियर हो गया कि 34 स्टूडेंट होगा, फिर सीमा 35 और एक स्टूडेंट जो 36 और इना 37th, वही लिखा है 37th फ्रॉम बॉटम। तो अब सीमा का रैंक निकालना है, तो टोटल 40 है, तो ये 34 हुआ, सीमा 35, 36, 37 और 3 यहाँ पर और होगा, क्लास कंप्लीट 40 का। अब यहाँ सीमा का रैंक कितना हो गया, 3, इना 4, एक और बीच में 5 और इस सीमा बीच में 6th, मतलब यहाँ से आगे सीमा का रैंक 6th। पहले वाले से भी 6 आएगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट अलोन यूज करके भी हम आंसर निकाल पा रहे हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, टू स्टेटमेंट S1 and S2 आर गिवन बिलो विथ रिगार्ड टू द 2 नंबर्स फॉलोड बाय द क्वेश्चन, ठीक है। पहले 2 स्टेटमेंट दिया है, देयर प्रोडक्ट इज 21 एंड देयर सम इज 10, ठीक है, और हमें फाइंड करना है व्हाट इज दैट नंबर। अब ये 2 स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि नंबर क्या है। पहला स्टेटमेंट यूज करते हैं, बोला है प्रोडक्ट हमारा 21 प्रोडक्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले 21 का फैक्टर निकाल लेंगे। 21 का हमारा फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 21 3 7, 3 इंटू 7 21, तो हमारा 21 इज इक्वल टू हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। बस हमारे पास एक यही फैक्टर आ रहा है, या एंड सेकंड फैक्टर आ गया 21 इंटू 1, ये 2 फैक्टर हमारे पास आ रहा है। अगर 21 अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो 2 नंबर या तो 3 और 7 होगा, या नहीं तो 21 और 1 होगा। ये क्लियर है। अब स्टेटमेंट 2 पे देखते हैं, 2 क्या बोल रहा, देयर सम इज 10, तो सम 10 है तो कुछ बोला नहीं जा सकता, 8 + 2 हो सकता है, 7 + 3 हो सकता है, 5 + 5 हो सकता है, तो मतलब बहुत सारा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन बता नहीं पा रहा है कि नंबर क्या है, क्योंकि हमें नंबर फाइंड करना है, व्हाट आर द 2 नंबर्स, जो 2 नंबर है फाइंड करना है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 को यूज करेंगे तो 2 नंबर 3 और 7 आ रहा और 21 और 1 आ रहा, स्टेटमेंट 2 को यूज करेंगे तो बहुत सारा आ जा रहा।
अब दोनों को मर्ज करते हैं। अब दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या करते हैं ना, हम लोग दोनों का जो कॉमन केस है वो लेते हैं। सो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, क्योंकि सेकंड वाले में भी 7 और 3 कॉमन होगा, 7 + 3 ये वाला तो दिख रहा है, तो इन दोनों में हमें ये दो कॉमन दिख रहा है, 7 + 3 और ये 7 + 3। तो इसको अप्लाई करेंगे। तो अगर 7 और 3 ले रहे हैं, इसका प्रोडक्ट भी 21 आ रहा, सम भी 10 आ रहा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट को अगर हम लोग साथ में यूज करते हैं तो हम इस आंसर का जवाब दे पा रहे हैं। सो वैसा वाला हम इक्वेशन चूज कर लेंगे। वैसा इक्वेशन हमारा ऑप्शन है सी, S1 and S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नीदर S1 अलोन नीदर S2 अलोन आर सफिशिएंट। सो ये क्लियर है कि S1 S2 मिला के हम आंसर कर पा रहे हैं, और नहीं मिला रहे, अगर सिंगल सिंगल यूज कर रहे हैं तो एक में 2 वैल्यू आ रहा है और एक में तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा, बहुत सारा 2 नंबर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट आर गिवन वैल्यू एज फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक क्वेश्चन दिया है, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट है S1, n इज अ प्राइम नंबर। सो n प्राइम नंबर है तो हम लोग प्राइम नंबर का सेट बना लेते हैं, 2 होगा, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे बहुत सारा प्राइम नंबर होगा। तो स्टेटमेंट 1 से तो पता ही नहीं चल पाएगा। पहले क्वेश्चन भी देख लेते क्या है। इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बिटवीन 10 एंड 20 के बीच में एक कोई n का वैल्यू होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर पहले वाले स्टेटमेंट से क्या हमें पता चल रहा, और आगे इसको एक्सटेंड कर देते हैं 17, 19। सो 11, 10 और 20 के बीच में n का क्या क्या वैल्यू आ जा रहा है, 11, 13, 17, 19, मतलब एक यूनिक वैल्यू नहीं आ पा रहा है स्टेटमेंट 1 को लेके। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। जहां यूनिक वैल्यू आ गया मतलब तब वो स्टेटमेंट को सफिशिएंट बोला जाता है। अब स्टेटमेंट 2, n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो अब क्या करेंगे कि 10 से 20 के बीच में वैसा नंबर चूज करेंगे जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है। अगर हम 13 चूज किए तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 17 चूज किए, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। और तो हमारा कोई नंबर नहीं है, मतलब 13 और 17 यहाँ आ गया। स्टेटमेंट 2 को भी लेके हमारे पास 2 नंबर आ चुका है, तो स्टेटमेंट 2 भी इनफ नहीं है। अब दोनों स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो एक मैं ट्रिक बोल रहा हूं, जब भी दोनों इक्वेशन को क्लब करो ना, तो जो हमारा टोटल पॉसिबल वैल्यूज आया है, इन दोनों का कॉमन वैल्यूज देखो क्या है। कॉमन क्या है, 13, 17 है, इसमें भी 13, 17 है, मतलब 13, 17 दोनों कॉमन आ जा रहा है। इसका मतलब है ये 13, 17 दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। सो व्हाट डज इट मीन कि हमको अभी भी n का एक यूनिक वैल्यू 1 वैल्यू नहीं मिला, अभी भी n का दोनों स्टेटमेंट मिलाने के बाद भी 2 वैल्यू मिल रहा, 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। दैट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट मिला के भी हम आंसर नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है कि नॉट S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये अप्रोच से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। दोनों का म्यूचुअल एक्सक्लूजन म्यूचुअली जो कॉमन है वो ले लीजिएगा। अगर कॉमन सिंपल एक सिंगल नंबर आ रहा, मतलब दोनों स्टेटमेंट यूज करके हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर उसका जो कॉमन है यहाँ 2 नंबर आ गया, मतलब आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट है और क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, आर देयर आर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक। मतलब बोला गया है कि फिगर्स मोर देन 100 है कि नहीं, ये हमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर ऑन एनी पेज ऑफ 51 पेज बुक। मतलब 51 पेज का बुक है, एंड बोला गया है कि नॉट मोर देन 2 फिगर इन 1 पेज, मतलब उसमें 0 फिगर हो सकता है, 1 फिगर हो सकता है, 2 फिगर हो सकता है एक पेज में, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अब मान के चलिए कि 51 के 51 पेज में पहला सिनेरियो लेते हैं कि 51 के 51 पेज में एक एक फिगर आया, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ फिगर कितना हो गया, 51 हो गया। दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि पूरे 51 पेज में 2-2 फिगर आया, तो सिनेरियो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फिगर कितना हो गया, 102 हो गया, 51 इंटू 2। तो हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 को ही यूज करके एक केस में 51 फिगर आ रहा है, एक केस में 102 फिगर आ रहा। मतलब जो क्वेश्चन हमारा है कि टोटल नंबर ऑफ फिगर 100 से ज़्यादा होना चाहिए, ये दोनों हो जा रहा है, मतलब एक जगह 100 से कम आ रहा है, एक जगह 100 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम नहीं बता पा रहे कि फिगर का संख्या 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट इनफ। अब आता है स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। ठीक है, तो एक चीज देखिए, देयर इज 1 फिगर इन एवरी पेज, इसका मतलब है
एक फिगर हो सकता है, 2 फिगर हो सकता है, 3 फिगर, 4 फिगर, जितना भी हो सकता है एक पेज में। और दूसरा बात है कि स्टेटमेंट 2 में टोटल नंबर ऑफ पेजेस ही नहीं लिखा है। तो जब तक टोटल नंबर ऑफ पेजेस ही नहीं पता तो फिगर तो ऐसे ही नहीं बता पाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1000 भी हो सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बहुत कम ही इंफॉर्मेशन है, मतलब ओनली सेकेंड स्टेटमेंट यूज करके भी नहीं हम लोग बता सकते। अब आते हैं दोनों स्टेटमेंट को क्लब कर देते हैं। जब दोनों स्टेटमेंट को क्लब करेंगे तो एक चीज पता चल जाएगा कि 51 पेजेस है। चलिए एक चीज इन्फो पता चल गया कि 51 पेज होगा। और स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग एक पेज में 012 हो सकता है और स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा हो सकता है। तो दोनों को अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो एक पेज में या तो एक होगा या तो दो होगा। ये क्लियर है, क्योंकि यही एक दो इंटरसेक्शन दिख रहा है, बाकी सब बियॉन्ड द रेंज के अलग है। ये दो से ज्यादा चल जा रहा है, ये एक से कम चल जा रहा है। तो पर पेज एक होगा या दो होगा। अब इसमें भी लेके चलते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। मान के चलिए पर पेज एक हुआ तो 51 इमेज आ गया, और पर पेज दो हुआ तो 102 इमेज आ गया। तो अगर दोनों को क्लब कर रहे हैं तब भी हमारा सिनेरियो क्या आ रहा कि एक केस में फिगर 100 से कम हो जा रहा है, एक पेज में फिगर, एक केस में फिगर 100 से ज्यादा हो जा रहा है। मतलब दोनों कंडीशन को मिला करके भी हम ये फिगर ग्रेटर देन 100 इन अ बुक हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं। ये बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू नंबर्स S1 एंड S2, वही क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाला है। पहले देखेंगे क्या है। अमॉन्ग 4 नंबर्स PQRS विच वन ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन है PQRS में, ये निकालना है। सो हमें लार्जेस्ट निकालना है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 बोलता है आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू, मतलब आर जो है ये पी से बड़ा है और आर है जो क्यू से बड़ा है, ठीक है। और हमारा 4 नंबर है PQRS। तो अगर केवल स्टेटमेंट 1 देखते हैं तो आर के बारे में ये तो पता चल गया कि पी और क्यू से बड़ा है, लेकिन आर और एस का रिलेशन अभी तक नहीं पता है हमें। जब तक आर और एस का रिलेशन नहीं पता चलेगा तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि एस बड़ा है कि आर बड़ा है। ये पता चल गया कि पी क्यू से तो आर बड़ा है, लेकिन एस से बड़ा है कि नहीं ये नहीं पता चला, तो हम ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते। तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं होगा अलोन। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि एस इज नॉट द लार्जेस्ट। तो एस लार्जेस्ट अगर नहीं है तो पी क्यू आर तीनों में से कोई भी लार्जेस्ट हो सकता है। तो ये तो और भी कम इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी हम लोग दे के नहीं बता सकते। अब क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं, ठीक है। जब मर्ज करेंगे तो हमारा कंफ्यूजन क्या था फर्स्ट स्टेटमेंट में, आर और एस में बड़ा कौन है, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या बता दिया कि एस बड़ा नहीं है, एस इज नॉट द लार्जेस्ट, ठीक है। तो यही चीज हो गया ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आर और एस में डाउट था और सेकेंड में बता दिया कि एस लार्जेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब है आर लार्जेस्ट होगा। तो आर लार्जेस्ट हो गया, उसके बाद एस हो गया, मतलब हमें निकालना लार्जेस्ट क्या है, तो हमारा आर लार्जेस्ट मिल ही गया है। उसके बाद हम ऑर्डर देखना भी नहीं है इस क्वेश्चन पे। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट मिला के हम आंसर दे पा रहे हैं कि आर इज द लार्जेस्ट, मतलब हम बता पा रहे हैं विच नंबर अमॉन्ग PQRS इज द लार्जेस्ट। सो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नीदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट। ये क्लियर हो गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। जो फर्स्ट में एम्बिग्यूअस था आर एंड एस, सेकेंड वाला जो एस लार्जेस्ट नहीं बता के एम्बिग्यूटी दूर कर दिया, आर को लार्जेस्ट बता दिया, तो हम लोग आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही है क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ABCD में यंगेस्ट कौन है, ABCD में हमारा यंगेस्ट कौन है, ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, C इज यंगर देन D। तो मान के चलते ये एज का है, राइट साइड जो राइट साइड जिसको लिखेंगे वो ज़्यादा एज का होगा, लेफ्ट साइड यंगर एज होगा। तो C इज यंगर देन D, तो C यहाँ है, D यहाँ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। बट ओल्डर देन A एंड B, C जो है यंगर देन D है बट ओल्डर देन A एंड B है, A B से ओल्डर है। तो स्टेटमेंट 1 से ये तो पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि CD ओल्डर है, लेकिन A B में यंगर कौन है ये नहीं पता चल पा रहा है। A B में कोई भी यंगर हो सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग नहीं बता पाए कि हु इज द यंगर। सेकेंड स्टेटमेंट D इज द ओल्डेस्ट, तो D ओल्डेस्ट है, मतलब ABC तीनों यंगर होगा। तो यहाँ तो 3 कंफ्यूजन हो गया, ABC में कोई भी यंगर हो सकता है, तो स्टेटमेंट 2 भी नहीं बता पा रहा है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, A इज ओल्डर देन B, तो A ओल्डर है मतलब A राइट साइड होगा, B लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि राइट साइड ज़्यादा उम्र का रख रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है केवल A और B के बारे में बताया है।
अभी भी हमें सी डी के बारे में पता नहीं है, तो जब तक चारों के बारे में पता नहीं है तब तक हम यंगर नहीं निकाल सकते, मतलब तीनों अलोन हम लोग नहीं निकाल सकते। अब देखते हैं कुछ कंबाइन करके निकाल सकते हैं कि नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें सी डी के बारे में क्लैरिटी था, केवल ए बी के बारे में क्लैरिटी नहीं था कि ए बी में क्या रिलेशन है, और थर्ड स्टेटमेंट हमें ए बी का क्लैरिटी बता दे रहा है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मर्ज करते हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन से कि सी डी का पैटर्न ये है, डी ओल्डर है, उसके बाद सी है, और थर्ड से क्या पता चल गया कि बी यंगर है और ए ओल्डर है, तो बी यंगर है, ए ओल्डर है, ये हमें क्लियर हो गया। तो ये हमारा पैटर्न पता चल गया। ये हम लोगों ने क्या निकाला, फर्स्ट एंड थर्ड को मर्ज करके। सो इस केस में क्या हुआ, यंगर पता चल गया, बी है। इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट को मिला के हम आंसर दे पा रहे हैं। अब हम देखेंगे वो आंसर नंबर कहाँ पर है। सो अगर हम चेक करेंगे तो आंसर नंबर डी देखिए वही लिखा है, S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया कैसे हम लोग मर्ज करते हैं स्टेटमेंट को। जो भी स्टेटमेंट का एम्बिग्यूटी होता है हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट उसको दूर कर सकता है। जैसे स्टेटमेंट 1 में ए बी में एम्बिग्यूटी था, ए बी के बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन स्टेटमेंट 3 ए बी के बारे में ही क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ऑर्डरिंग दे रहा है, मतलब दोनों को मर्ज करेंगे तो चारों में हमारा ऑर्डरिंग आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 5 स्टोरेड बिल्डिंग विथ फ्लोर फ्रॉम 1 to 5 इज पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर एंड ओनली 1 कलर इज यूज इन अ पेंट। सो यहाँ एक चीज मैं इन्फो बता देता हूँ कि जैसे 5 फ्लोर है, 1 2 3 4 5, ये पांचों फ्लोर में ये जो 4 डिफरेंट कलर है ना, इसको यूज करना ही है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि एक कलर को छोड़ सकते हैं, एक ही कलर से आप पेंट कर सकते हैं, ये चारों कलर यूज करना है। ठीक है, ये लिखा नहीं है बट आपको यूज करना है, उस हिसाब से स्टेटमेंट आप फॉलो करेंगे। चलिए पहला कंडीशन देख लेते हैं। मान के चलिए हम यहाँ एक चार्ट ही बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पे, द मिडिल 3 फ्लोर आर पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। मान के चलिए 4 कलर है, C1 C2 C3 C4 4 कलर है। सो मिडिल 3 कलर आर पेंटेड विद डिफरेंट कलर। तो मान के चलिए C1 C2 C3 कलर पेंट हो गया। अब हमारे पास C4 कलर बच गया है, तो रैंडमली C4 हम यहाँ पर हम पेंट कर दिए। ठीक है, तो अब बोला गया है कि यहाँ में इंश्योर क्या करना है, टू इंश्योर द 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर हैव डिफरेंट कलर। लेकिन अगर ये सिनेरियो बस इतना हमें मिल गया है, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर अगर हम C3 यूज कर दें तो ये दोनों C3 यूज कर सकते हैं, बिकॉज चारों कलर एक बार यूज हो चुका है, तो एक कलर पक्का है रिपीट होगा। तो यहाँ पर C3 कंसेक्यूटिव फ्लोर सेम कलर हो गया, मतलब स्टेटमेंट 1 इंश्योर नहीं कर पा रहा। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 बोलता है द सेकेंड एंड द फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड विद डिफरेंट कलर। तो सेकेंड फ्लोर को मान के चलिए C1 कर देते हैं, फोर्थ फ्लोर को C2 कर देते हैं। तो C3 C4 हमको यूज करना है, तो इस केस में भी यहाँ C3 ले लेते हैं, यहाँ C4 ले लेते हैं। तो इस केस में भी क्या हुआ, यहाँ देखिए आप, इस केस में भी अगर यहाँ हम C1 यूज करें तो ये दोनों फ्लोर सेम हो जाता है। क्लियर है, तो सेकंड वाला भी इंश्योर नहीं कर पा रहा कि 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर डज नॉट हैव द सेम कलर। अब थर्ड देखते हैं, द फर्स्ट एंड द फिफ्थ फ्लोर आर पेंटेड रेड। ये बोल दिया है कि फर्स्ट और फिफ्थ रेड में ही पेंट होगा, मतलब फर्स्ट रेड पेंट होगा और फिफ्थ रेड पेंट होगा। इसका मतलब है अब क्या है, हमारे पास 3 फ्लोर बच गया है और कलर भी 3 बच गया, क्योंकि एक तो रेड हो गया, तो मान के चलिए C4 रेड हो गया, तो C1 C2 C3 बचा है और इसको यूज करना ही है, तो C1 C2 C3। सो इस केस में पांचों फ्लोर देखिए कलर हो चुका है और कंसेक्यूटिव कहीं भी नहीं है, तो मतलब स्टेटमेंट 3 ओनली होगा कि हमारा 3 ओनली सफिशियंट, ओनली 3 वाला हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, मैंने पूरी चार्ट बना के आपको दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस एक चीज यहाँ देखना था कि जो 4 कलर है, बस यहाँ इम्प्लिसिट है कि ये चारों कलर को यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप कोई कलर को स्किप कर सकते हैं। अगर आप कोई कलर को स्किप करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि रेड हम लोग यूज कर लिए यहाँ पर, और आप सोचे कि केवल हम 2 ही कलर यूज करके बनाएंगे, तो आप ये C1 C2 C3 की जगह तीनों जगह C1 कर देंगे, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। इस कारण से यहाँ इम्प्लिसिट है कि आपको चारों कलर यूज करना है, ये आपको समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दिया रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। कंसीडर 2 स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाय ए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इज PQ एन ऑड इंटीजर। क्या PQ जो है वो ऑड इंटीजर है। ठीक है, दिस शुड बी ऑड, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देखिए, P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर। सो अगर P एंड Q बोथ प्राइम नंबर अगर लेते हैं, मान के चलिए कि अगर P और Q, P के जगह वैल्यू 2 ले लेते हैं और Q का वैल्यू 3 ले लेते हैं, दोनों प्राइम नंबर है, तो PQ का वैल्यू क्या हो रहा है, 6 आ जा रहा। तो ये तो ऑड आ नहीं रहा, इवन आ जा रहा है।
ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर, इसका मतलब है कि हम दो कंडीशन लेना पड़ेगा, इसको वॉयलेट करना होगा। एक टेस्ट केस में, पहला टेस्ट केस में तो हमें दिख रहा है कि पी क्यू हमारा इवन आ रहा है, और सेकंड टेस्ट केस लेते हैं, अगर पी का वैल्यू 3 ले लेते हैं और क्यू का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो इस पी क्यू में कितना आ रहा, 15 आ रहा। मतलब ये कंडीशन ही यूज कर रहे हैं, पी क्यू आर बोथ आर प्राइम नंबर। एक केस में ये इवन आ रहा, एक केस में ऑड आ रहा, मतलब हम नहीं बता सकते कि पी क्यू ऑड हो सकता है या नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशियंट। अब जाते हैं स्टेटमेंट 2 पे। p प्लस क्यू इज एन ऑड नंबर, ऑड इंटीजर। p प्लस क्यू ऑड इंटीजर है, तो आपको एक चीज पता होगा, प्लस का मैंने बताया था कि इवन प्लस इवन, इवन प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, यही चार तीनों हो सकता है। तो इवन प्लस इवन हमेशा इवन होगा, इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होगा, और ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होगा। और हमें क्या बोला गया है कि p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, तो हमें p प्लस क्यू अगर ऑड बोला गया है, मतलब ये वाला कंडीशन है कि एक इंटीजर इवन होगा, एक इंटीजर ऑड होगा। ये क्लियर है? ये जब क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट, एक इंटीजर इवन होना चाहिए, एक स्टेटमेंट ऑड होना चाहिए, और आपको पता है कि अगर दो नंबर है, एक इवन है और एक ऑड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही ऑड हमारा नंबर आएगा। आप करके देख लीजिए, इवन मान के चलिए 2 ले लीजिए, और सॉरी हमेशा ये इवन आएगा। कोई भी अगर नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही आता है। अगर 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 आ गया, 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट को लेके हम बता सक रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर, तो हम बोल पा रहे हैं नो, पी क्यू इज नॉट एन ऑड इंटीजर, पी क्यू इज अ इवन इंटीजर। मतलब हम क्लैरिटी से आंसर दे पा रहे हैं स्टेटमेंट 2 को यूज करके। ठीक है, ये क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया होगा? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैंने पूरा एकदम स्टेप वाइज बताया आपको। से रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें मैंने पूरा सी सेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड है मैंने आपको करा दिया है। साथ में मैंने अप्रोच, ट्रिक और किस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, किससे छोड़ना है, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग का कोई एक और टॉपिक उठाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सेग्रीगेट करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and also share the channel and press the bell icon so that you will get the notification of my video as soon as I will upload the video. So thank you for today. We will meet in the next video.